सुकून रमज़ान ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुश आमदीद। और ब्रेक के बाद हमें दो मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने ज्वाइन कर लिया है, उनका तारुफ मैं आपसे करा दूँ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वलीद बिन असर, फातिमा फाउंडेशन के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है। बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लाए। यहाँ तशरीफ़ रखते हैं यासिर हुसैन साहब, डायरेक्टर हैं क्लाइमेट एक्शन सेंटर के। आज क्लाइमेट का डे भी मनाया जा रहा है, इंटरनेशनल क्लाइमेट डे। जी बिल्कुल, इसी पर हम बात करेंगे और इसी हवाले से हम बात करेंगे। आज यासिर हुसैन साहब से सबसे पहले बात करेंगे। सर, आज इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लाइमेट डे है और आप हमारे साथ, आपने अपना कीमती वक्त दिया है, मैं बहुत शुक्रिया इसका। आप बताइएगा कि क्लाइमेट डे से मुराद क्या है, हम ये दिन क्यों मनाते हैं, इस दिन का मनाने के पीछे का मकसद क्या है? जी बिल्कुल, तो इसमें यूँ है कि क्लाइमेट के बारे में मालूमात जो ग्लोबल लेवल पे दुनिया में जो इसकी वजह से चेंजेस आ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग जिसे हम कहते हैं, आलमी हिद्दत जो है वो बढ़ती जा रही है। अच्छा, तफसीली रोशनी डालें। अच्छा, क्या हिद्दत क्यों बढ़ रही है? जी, जो हम ग्रीन गैसेस की बात करते हैं जी, कि जनाब जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड है या दीगर चीज़ें जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जी, माहौलियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं, जी, तो ये है क्या बेसिकली, और आवाम को क्यों इस हवाले से अब तक अवेयरनेस नहीं है बहुत ज़्यादा? देखिए, कराची जो है वो दुनिया के सबसे बड़े शहरों में है और अगर हम इसका अनऑफिशियल एक अंदाज़ा लें तो ये कि 3 करोड़ का जो फिगर है ये हमें नंबर 2 या 3 पे पहुंचा देता है। तो जितनी एक्टिविटी पूरे शहर में हो रही है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो इस हर चीज़ में ईंधन इस्तेमाल हो रहा है। मिसाल के तौर पे गैस इस्तेमाल हो रही है, पेट्रोल इस्तेमाल हो रहा है, कोयला इस्तेमाल हो रहा है बिजली बनाने के लिए फैक्ट्रियों में। सो जब ये जलता है तो उसमें से एक तरफ तो वो गैसें निकलती हैं जो कि एयर क्वालिटी को ख़राब करती हैं, पोल्यूशन पैदा करती हैं। दूसरी तरफ यही इसके अंदर कार्बन जो निकलता है वो फिर जो हमारी फ़िज़ा की जो सतह है उसको नुकसान पहुंचाता है और उसकी वजह से एवरेज जो टेम्परेचर है दुनिया का, वह हवा का यानी फ़िज़ा का, वो बढ़ जाता है। उसके बढ़ने से जो वेदर पैटर्न्स हैं उसमें परमानेंट चेंज आ चुका है। यानी इतना ज़्यादा पिछले 100-200 साल से इंडस्ट्री ने, गाड़ियों ने यही फॉसिल फ्यूल के ईंधन को जो इस्तेमाल किया है, ये मेन वजह है। और इसको हमें तब्दील करना है और हमें साफ़ ईंधनों की तरफ जाना है, यानी कि शमसी और हवा। इस पे काम शुरू हो चुका है इस वक्त? जिस तरह आप साफ ईंधन की बात कर रहे हैं, क्या इस वक्त कितनी कंट्रीज इस पे काम कर रही हैं और कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो क्लाइमेट चेंज से इस वक्त, क्लाइमेट मतलब तब्दीलियों का शिकार नहीं है? जी, ओवरऑल तो यूँ कहेंगे कि पाकिस्तान दूसरे मुल्कों से ज़रा पीछे रह गया है। ठीक, लेकिन हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी अभी तैयार है ड्राफ्ट फॉर्म में और उस पर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी क्या है? ये पेट्रोल की गाड़ियों का खात्मा कर देगी अगले 25 साल में, ये उसका प्लान है। बहुत सारे मालिक ने इतना काम किया, जैसे नॉर्वे वगैरह, जहाँ पर 80% तक अभी तक इलेक्ट्रिक कार आ चुकी हैं। बिल्कुल। तो हमारा जो प्लान है ये वाला, इसमें इस तरह से है कि 2050 तक तमाम सेल्स 100% सेल गाड़ियों की, बाइक्स की, रिक्शाओं की, वो इलेक्ट्रिक हो जाएगी। और 60 तक जो है, जो रह जाएंगी वो भी, उनको भी सड़कों से रिमूव कर दिया जाएगा। वो सही। अच्छा, इस पर बड़ी अहम चीज़ ये भी है कि एक तो जाहिर है हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे आपसे कि हुकूमती सतह पर क्या इक़दाम हो रहे हैं। वैसे तो देर हो गई है बहुत, लेकिन चलें, देर आए दोस्त वाली बात है। लेकिन चूँकि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा मुतासर ममालिक हैं, जहाँ जल्दी तब्दीलियाँ आ रही हैं, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है 10 ममालिक में। तो इस हवाले से आप किस तरह देख रहे हैं बाकी ममालिक को और पाकिस्तान को? देखिए, पाकिस्तान यूँ कहें कि तरक्की पजीर ममालिक में आता है, जिसका मतलब ये है कि हमारा अखराज कम है ओवरऑल, लेकिन हम उस सिरे पे हैं कि उसका असर जो है ना हमारे ऊपर ज़्यादा पड़ रहा है। यानी 2010 का फ्लड आया, 2022 का बहुत बड़ा फ्लड आया जिसमें कि 3 करोड़ लोग बेघर हो गए, उनके घर जो है वो बह गए। सही। और अब हुकूमत जो है वो बना के भी दे रही है वर्ल्ड बैंक के लोन से। अच्छा, हम ऐसे खत्ते में हैं, कुदरती अमल है, ये सब कुछ बर्दाश्त करना हमें पड़ेगा, या हमारे अपने चूँकि जंगलात नहीं है और जिस तरह आपने बताया ईंधन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है? नहीं, असल में बात यह है कि जो हमारी प्लानिंग है गवर्नमेंट की, वो कमज़ोर रही है। सही। और उसके अंदर जो इक़दाम लेने चाहिए थे, जिन चीज़ों की मेंटेनेंस होनी चाहिए, मिसाल के तौर पर आप शहर का पानी का निज़ाम ले लें, ठीक है, तो पीने का पानी यहाँ पे शहर के अंदर आधे से कम लोगों के पास मौजूद है पाइप के अंदर, वरना तो टैंकर चल रहे हैं, ठीक है। तो साफ़ पानी नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ आप ले लें, साफ़ हवा भी नहीं है। तो ये वाले जो शहर के निज़ाम है, ये टूटा फूटा निज़ाम है हमारा।
सही। तो अब अगर फ्लड आता है तो वो पानी बहने की जगह ही नहीं है, तो सही। ज़ाहिर है लोग डूबेंगे। ठीक है, सो ये मेंटेनेंस की कमी पिछले 50 साल की आप समझ लीजिए। सही। फिर हमारे जो दरिया हैं, हमारे 2 दरिया हैं जनाब, एक जो है मलीर दरिया है और दूसरा जो है लियारी है, नदी हम कहते हैं। नदी कहते हैं जी, बिल्कुल। लेकिन हमने अपना सीवरेज का निज़ाम जो है, सीवरेज का निज़ाम, वो तकरीबन 80 की दहाई से हमने अपने दरियाओं में उसको छोड़ दिया। पहले जो है वो आपके वो होते हैं जो बारिश के पानी के जो नाले होते हैं जिसमें कि साफ पानी होता है, मीठा पानी होता है, उसके अंदर छोड़ दिया और फिर वो फिर दरियाओं में जाता है और फिर दरिया से समंदर में जाता है। अच्छा यासिर साहब, आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि दूसरे ममालिक को अगर हम कंपेयर करें पाकिस्तान से, तो दूसरे ममालिक के इकदाम हैं जो ये मौसमियाती तब्दीलियों को लेकर, वो क्या है और पाकिस्तान इस वक्त कहाँ खड़ा है? मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, अगर हमें दूसरे ममालिक तक पहुँचना हो, अगर उन जितनी तैयारी करनी हो, हमें कितना वक्त लगेगा वहाँ तक पहुँचने में? जी, असल में ये इरादे की बात है। ओवरऑल हम कहेंगे कि अभी गवर्नमेंट की तरजीहात में क्लाइमेट और एनवायरनमेंट नहीं है। अगर आप सिंध का जो एनवायरनमेंट का मेन डिपार्टमेंट है, सीपा जिसे कहते हैं, सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, तो हम यूँ कहेंगे कि वो अपना काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो एक तो आप यूँ कह लें कि हमारे जो इदारे हैं उनको ज़्यादा सीरियस होना पड़ेगा क्लाइमेट और एनवायरनमेंट माहौलियात के मामले में। सही। तो लेकिन करना इतना मुश्किल नहीं है, टेक्नोलॉजी मौजूद है, हमें एग्जैक्टली पता है कि ये कर दें तो ये सिस्टम फिक्स हो सकता है। तो जब आप कह रहे हैं कि हमें पता है, हम ये चेंजेस करने की ज़रूरत है, सिस्टम फिक्स हो जाएगा, तो क्या हुकूमती सतह पर ये बात उन तक पहुंची नहीं है या वो जानबूझ के निगलेक्ट कर रहे हैं? क्या वजह है इसकी? तो 2 एरियाज में बता सकता हूँ जिनमें कि अब तेज़ी से काम हो रहा है। सही। एक मैंने अभी जिक्र किया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, तो आपको अगले चंद साल में हर जगह पे चार्जर्स नज़र आने शुरू हो जाएंगे, हर पेट्रोल लेकिन इसमें तो यासिर साहब, अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आप आ रहे हैं, लेकिन वो जो जड़ है इसकी सद्जवाब वाली कि ये जंगलात में इजाफा नहीं कर रहे, दरख्त आप लगा नहीं रहे, और सिर्फ ये आपने सोच लिया कि जी सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल कामयाबी हो जाएगी हमें, तो ये थोड़ा मुश्किल होगा। तो अगर आप पूरा निज़ाम देखें तो एक तरफ जो है ना वो आप कार्बन और पोल्यूशन छोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ जो दरख्त हैं या हमारे मैंग्रोव्स हैं इंडस डेल्टा के, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, तो ये जो है वो साफ करने के अमल में है। जी बिल्कुल। लेकिन जो गाड़ियों से जो अखराज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसे जहर का होता है, तो दरख्त उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ दरख्त जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन बना सकते हैं, लेकिन जो दीगर जो पोल्यूशन है उसका कुछ नहीं कर सकते, बल्कि उससे तो आई थिंक वो जंगलात, हाँ एग्जैक्टली, वो भी मुतासिर होंगे, तमाम जानदार को नुकसान होता है। सही। तो दूसरा मैं ये कह रहा था कि जो पावर के सिलसिले में, यानी कि जो बिजली बनती है, उसमें आप देखें कि बहुत ज़्यादा प्रेशर भी है और कोशिशें भी हो रही हैं कि उसको ग्रीन बनाया जाए, यानी एनवायरमेंटली फ्रेंडली, इको फ्रेंडली तरीकों के आया जाए। उसके अंदर सोलर पे जोर है जो कि अभी तक हमारा बहुत कम है, इसी तरह विंड के ऊपर बहुत कम है। कोयले पे हमें हट जाना चाहिए, लेकिन अभी भी हम कोयले में लगे हुए हैं, इसी तरह गैस से भी हट जाना चाहिए और पेट्रोल से भी। अच्छा, तो ये बतदरीज बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, कौन जिन ममालिक में बहुत ज़्यादा इस पर काम हो रहा है, इस पर इलेक्ट्रिक व्हीकल की आपने मिसाल दी, और कौन से वो इकदाम हैं जो फौरी तौर पर गवर्नमेंट को हमारे करना चाहिए, ताकि जो हम आए दिन सुनते हैं आलूगी के हवाले से, लाहौर में खासतौर पंजाब की बात करो, स्मोक के हवाले से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ताकि ये इनिशिएटिव फौरी ले जा सके, किसी हद तक कमी हो जाए? तो स्मोक का तो मैं कह दूँ का वाहिद इलाज यही था कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे आ जाए, तो उस पर तो काम तेज़ी से हो रहा है। सही। लेकिन दूसरा बड़ा जो प्रॉब्लम है हमारे शहर में और दीगर पाकिस्तान के शहरों में, वो है गर्मी का, यानी एक्सट्रीम हीट। अब हमारे यहाँ क्या है कि जो अक्सर ख़वातीन जो हैं वो घर पे जो रहती हैं, तो वो जो घर है पूरे दिन जो तपता है, तो हमने पिछले साल 28 जून को 1400 अमवात सिर्फ ईदी के पास आई। ठीक है, उस वक्त गवर्नमेंट ने हीट वेव डिक्लेयर भी नहीं किया, जो कि गलती थी, बल्कि उनके पास लोग आ रहे थे कि आप ये 1400 की फिगर क्यों रिलीज कर रहे हैं, मना किया गया। तो ये कि वो सीरियसली नहीं लिया जा रहा कि ये आम तौर पे जब आप 38 डिग्री के से ज़्यादा, यानी कि जब घर देखने लगता है, छत देखने लगती है, तो घर के अंदर जो है वो टेम्परेचर जो वो होता है ना फील्स लाइक, वो कहीं ज़्यादा होता है। बिल्कुल। और ह्यूमिडिटी से वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उससे सेहत को नुकसान होता है, लोगों की सेहतों पे नुकसान होता है, तो वो फिर काम करने के लायक भी नहीं रहते। अच्छा यासिर साहब, ये चीज़ें यानी
सॉरी मैं बात कर नहीं, रहा नहीं, it's okay, it's हूँ। तो इसलिए इसमें यूँ कहते हैं कि कूलिंग स्ट्रक्चर बनाने, यानी कि अगर गर्मी ज्यादा हो रही जी। है तो ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ एसी लगे हुए हों, बाकायदा कम्युनिटी के लिए लोग वहाँ जाके वो टाइम तो गुजार बिजली भी हो वहाँ, अभी सही जो है बात है, वो चल सकता लकी वन में चले जाते हैं लोग। हाँ, वहाँ पे मतलब आपने तो देखा जाहिर- होगा कितना वहाँ पे रश का माहौल हमें नजर आता है। अच्छा, जिस तरह आप शॉपिंग हो रही होती है। एग्जैक्टली जिस तरह आपने कहा कि लोगों को नहीं पता होता कि उनके घर का टेम्परेचर क्या है, अवेयरनेस नहीं है, लोगों को बताने वाला नहीं है। हमने हमारे पास रिसोर्स तो है टीवी, लेकिन उस पर भी हम लोग ये चीज़ें आगाही नहीं प्रोवाइड करते कि मौसमियाती तब्दीलियों को लेकर हमें क्या इकदाम करने चाहिए। आपसे ये जानना चाहूँगी कि लोगों की आगाही के लिए हम क्या इकदाम कर सकते हैं, लोगों को अवेयर करने के लिए, अवेयरनेस प्रोवाइड करने के लिए क्या ऐसे इकदाम हैं जो कि बहुत बेसिक हैं, हुकूमती सतह पर करने चाहिए ताकि लोग इस चीज़ से अवेयर हो सकें? सबसे पहले आपका बिजली का बिल बहुत ज़्यादा है, आपको कोशिश करनी चाहिए कि जल्द से जल्द आप सोलर पे आ जाएं, ठीक है। आपको खुद ब खुद बिजली का बिल कम हो जाएगा, बल्कि सिर्फ आप उसकी बैटरी की मेंटेनेंस रह जाएगी। सही। तो सबसे पहले तो आप ये कर लें तो आपके जो- बहुत पैसे भी बचेंगे। नहीं तो सोलर पे ट्रांसपोर्ट, जी। फ्लैट पे जो रहते हैं लोग वो किस तरह आएंगे? उसके एक से ज़्यादा तरीके हैं। तो सबसे ऊपर वालों ने तो मिसाल के तौर पे लगा लिया है, ठीक है। अब आपके लिए नीचे वाले जगह क्या नहीं करें? आपके लिए जगह नहीं उनके लिए कि इलेक्ट्रिक खुद जो है वो सोलर पार्क बना रहा है, सही। ताकि वो जो है वो वहाँ से बिजली ला के और फिर वो सप्लाई कर सकता है। इसके अलावा सिंध हुकूमत के भी जो सिंध का जो एनर्जी का जो प्रोजेक्ट है जी जी गवर्नमेंट का, उसके अंदर वो बाकायदा पूरे गांव को एक मुनज़्ज़म सिस्टम देगी जी और जी उसी में से कुछ बिल टाइम लेंगे। पहले इनॉग्रेट किया इन्होंने। जी हाँ, तो ये भी जा रहे हैं, बिलावल जी। भुट्टो ज़रदारी साहब का भी इस हवाले से बड़ा इनिशिएटिव है कि वो ले रहे हैं। तो अच्छा सिंध गवर्नमेंट के भी पार्क्स हैं, जी, वो जी। 3 अलग हैं और के इलेक्ट्रिक के अलग हैं। सही है, सही। अच्छा, हम चाहेंगे साथ साथ डॉक्टर वलीद बिन नसर साहब भी मौजूद हैं, फातमीद फाउंडेशन के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी। सर, फातमीद के हवाले से थोड़ा सा हम चाहेंगे हमारे नाज़रीन को ज़रूर थोड़ा सा आगाही दीजिए, कितना अर्से से ये इदारा काम कर रहा है और थैलीसीमिया के मरीजों के लिए? फातमीद का अदारा जो है ना, उसका सफ़र का आगाज़ तो ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन से हुआ ना। जब ये रजिस्टर हुआ तो 1978 में 78 जीवा साहब और नाज़म जीवा साहब ने इसको रजिस्टर कराया। 1980 में जहाँ हमारा अभी सेंटर है ब्रिटो रोड, वहाँ के जो फुटपाथ था वहाँ उन्होंने इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करनी शुरू की 1980 से 84 तक। सही। 1984 के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट कदम उठाया वो था वॉलंटरी ब्लड डोनेशन का। तो वो जो ब्लड बैंकिंग थी उसका कॉन्सेप्ट जो है वो फातमीद में पहली दफ़ा जो चेंज किया वो फातमीद फाउंडेशन ने किया, जब पाकिस्तान के अंदर वॉलंटरी रज़ाकाराना खून के अतिया देने का जो रवाज था वो डाला। सही। और इसके साथ उसने 2 काम और किए हैं जो उससे पहले पाकिस्तान में कभी नहीं हुए थे। एक हीमोफीलिया सेंटर, जो हेमोफीलिया, ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है, खून के बहने की बीमारियां होती हैं, उसका मरकज़ कायम किया। दूसरा थैलेसीमिया सेंटर बनाया, जो ब्लड जो है बच्चों के अंदर जो बनता नहीं है उसकी बीमारी है। सही। तो ये दोनों का आगाज़ 1984, यानी तीनों का आगाज़ वॉलंटरी ब्लड डोनेशन, हीमोफीलिया सेंटर एंड थैलेसीमिया सेंटर, इसका आगाज़ जो है वो 1984 से हुआ। और अब कितने मराकज़ हैं पूरे पाकिस्तान में जो काम कर रहे हैं? अब हमारे पास अभी जो हैं वो 10 मराकज़ हैं, जिसमें 6 जो हैं वो सिंध में हैं, हैदराबाद, टंडोवाला या टंडो मोहम्मद, हमारा खैरपुर और लाड़काना और कराची का तो हमारा सबसे पहला सेंटर है। ठीक। इसके अलावा पंजाब के अंदर 2 सेंटर हैं, मुल्तान और लाहौर में। कोयटा में एक सेंटर है, बलोचिस्तान में, सही। पेशावर में एक सेंटर है, और हमारा एक सेंटर गेरा इस्माइल खान में अभी मुकम्मल हो रहा है। और वो तो इसके हिसाब से केपी में भी 2 सेंटर हो जाएंगे, तो 11 सेंटर हमारे पास हो जाएंगे, Currently जो working थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सर्विस प्रोवाइड करेंगे। सही सही। यासिर साहब, आपकी तरफ एक बार फिर से आना चाहूँगी, आपसे ये जानना चाहूँगी कि कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है इस वक्त ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से, और अगले 50 सालों में अगर हुकूमत की जानिब से कोई इकदाम ना किए गए तो आप पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? देखिए, अब इतना प्रेशर है दूसरे ममालिक की तरफ से, UN की तरफ से,
कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो अब एक्टिव हो रही है, फाल सही। हो रही है। आपने देखा कि शहरी रहमान साहिबा जब वो मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज थी, क्लाइमेट चेंज। तो उनसे लोग पूछते थे कि आपने ये वाली मिनिस्ट्री क्यों ली। उन्होंने कहा कि ये मेरा पर्सनल इंटरेस्ट भी है और ये ज़रूरी भी है। और उन्होंने जो फिर इक़दामात किए। बिलावल साहब के साथ जो इंटरनेशनल कॉप के लेवल पे जो उस वक्त नेगोशिएशन चल रही थी, जी। उसको बहुत कामयाबी से जो अमेरिका जिस पे साइन नहीं कर रहा था वो साइन करवाया। तो उसके बाद से वो लॉस एंड डैमेज वाला जो फंड है, तो आप समझें कि हमारे जैसे ममालिक जो है ना, जो कि जिनमें कि नुकसान हो रहा है, तो केस ये बनता है कि जो जिन ममालिक ने ये आलूदगी पैदा की है पिछले 100-150 साल से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के जरिए, तो जर्मनी, अमेरिका, चाइना, ये सब उसमें यूके शामिल हैं। तो एक्चुअली ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इस डैमेज को पूरा करें। करें। तो ये खतरा है जाहिर तो है ये इससे। उसके तहत आप यूँ समझें कि ये पैसे भी आएंगे, लेकिन वो पैसे फिर ट्रांसपेरेंट तरीके से सही प्रोजेक्ट्स में, यानी कि शहर को मेंटेन करने में इनमें जाने चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह बहुत रहे हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया यासिर हुसैन साहब। थैंक यू सर। बिल्कुल आप क्लाइमेट एक्शन सेंटर। थोड़ा सा हमें ब्रेक पे जाना है जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद रहेंगे डॉक्टर वलीद बिन अजहर साहब, इनसे बातचीत जारी रहेगी। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद कहीं मिल जाएगा। देखते रहिए सुकून रमज़ान खुसूसी ट्रांसमिशन।